सुजाता ने अपने बेटे की हाल फिलहाल में शादी की थी। सुजाता की बहू गांव से थी और वो अभी शहर में आने के बाद घर के तौर तरीके सीख रही थी। ऐसे ही एक रोज देर शाम सुजाता हॉल में बैठी सब्जी काट रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुजाता, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में करनी है। क्या तू मुझे 2 मिनट का टाइम दे सकती है? नहीं नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। तू हर वक्त सिर्फ चुगली ही करती रहती है और ये सही नहीं है। और विमला ऐसे ही रहा तो मैं तेरे घर आना जाना बंद करवा दूंगी। सुन ले मेरी बात पहले। अगर आज तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं कह दे रही हूँ, सुजाता तू बहुत पछताएगी। अरे जा जा विमला, तू मुझे धमकी दे रही है। अब तो मैं तेरी बात बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अब ना मैं तेरे घर आऊंगी और ना ही तू मेरे घर आएगी। हम दोनों ये सालों पुरानी दोस्ती आज ही खत्म कर देते हैं। माँ जी, सुन लीजिए ना विमला काकी क्या कह रही हैं। हो सकता है कोई काम की बात हो। अरे बहू, तूने मेरे लिए आज इतना सोचा, मेरे लिए वही बहुत है। लेकिन सुजाता ने आज मुझे पराया कर दिया। विमला वहाँ से इतना बोलने के बाद ही चली जाती है। इधर पूजा अपनी सास सुजाता से कहती है, माँ जी आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या, अगर आप बुरा ना माने तो? अरे हाँ हाँ, पूछना, क्या कहना है। इतना मत सोचा कर, जैसे निशा है वैसे ही तू भी है। बोल, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा या फिर किसी चीज की दिक्कत परेशानी हो रही है तुझे? नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई परेशानी है। बस मैं तो ये कह रही थी, कल जो ननद जी ने जीन्स और टॉप लिया था वो मुझे बहुत पसंद है। और आप तो जानती हैं, मैं भले ही गांव में पड़ी बड़ी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। तो तू चाहती क्या है ये बता। मुझे अच्छे से पता है तेरे माँ बाप के बारे में। एक नंबर के कंजूस है, लालची और चेपू है। क्या क्या कहा आपने माँ जी मेरे माँ पापा के बारे में? यही कि तू भी निशा की तरह जीन्स टॉप पहनना चाहती है क्या? देख बहू, अभी तू नई है, लोगों का तुझे देखना आना जाना लगा ही रहेगा। तुझे जो पहनना है थोड़ा रुक कर पहन लियो। मुझे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माँ जी, कुछ महीनों के बाद मैं कुछ भी पहन सकती हूँ ना, कहीं भी आ जा सकती हूँ और जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ। हाँ, तू सब कर सकती है, लेकिन लिमिट में रहकर, क्योंकि निशा इस घर की बेटी और तू बहू है। कर दिया ना आपने भेदभाव मेरे और ननद जी के बीच। अभी तो आपने कहा जो मना है वो सब कर सकती है। तो क्या तू अब ये चाहती है कि मैं तुझे और निशा को बहनें कह दूं ताकि सचिन तेरा भाई बन जाए? अरे तौबा तौबा माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं काम कर लेती हूँ। पूजा शुरू में तो सब देख और समझ रही होती है, लेकिन धीरे धीरे पूजा में उसकी ननद निशा वाले गुण नजर आने लगते हैं। और वो इसलिए थी क्योंकि निशा और पूजा दोनों के बीच इतना लगाव था कि दोनों अपनी हर एक छोटी से छोटी बातें शेयर किया करती थी। एक रोज सुबह के समय सुजाता अपनी बेटी निशा से कहती है, निशा, आजकल तेरे पैर घर पर नहीं टिक रहे हैं। कहाँ को तेरे पंख लगे हैं जो पूरा दिन तू घर से बाहर रहती है? कुछ समय बाद तेरे लिए रिश्ता देखूंगी तो तेरी शादी होगी। तुझे घर का एक काम भी नहीं आता है अभी तक। माँ जी, अभी ननद जी की उम्र ही क्या है, वो तो मैं इन्हें घर के काम कुछ ही महीनों में सिखा दूंगी। तू ये सब कहकर इसे और ज्यादा सर पर चढ़ा रही है। ये सही नहीं है बहू, समझी ना? वो माँ, आज मेरी फ्रेंड का जन्मदिन है तो मैं निकलूं, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ, आप जाइए। माँ जी तो माँ है और एक माँ को उनके बच्चों की चिंता तो होगी ही। पूजा ये कहती है कि तभी निशा अपनी माँ और भाभी को बाय बोलकर निकल जाती है और सुजाता बोलती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा अपने कामों में लगी होती है। अब देर शाम जब सुजाता पार्क में घूमने जाती है, वो देखती है कि विमला भी पार्क में एक अनजानी औरत से बातचीत कर रही होती है। 15 दिन से ये मेरे घर नहीं आई है, इतना भी क्या बुरा लग गया इसे। और अब तो इसने एक नई दोस्त भी बना ली है। सही है विमलो। सुजाता मेरी तरफ देख रही है और पक्का वो जल भी रही होगी कांता को मेरे साथ देखकर। मन तो हो रहा होगा उसका मुझसे बात करने का, लेकिन पता नहीं उसे अकड़ किस बात की है। आखिर बात तो कर ही सकती है ना। अरे विमला सुन, तुझसे कुछ कहना है, अगर तेरे पास समय हो तो। हाँ जरूर। अब मैं तेरी तरह थोड़ी ना हो जाऊंगी कि घर आए लोगों से कह दूं कि मेरे पास समय नहीं है। कांता, मैं तुझसे शाम को मिलती हूँ। विमला, तूने अच्छी दोस्ती निभाई। मैं गुस्से में थी तो तू मुझे मनाने भी तो आ सकती थी। देख, जहाँ तेरी इज्जत न हो वहाँ तुझे जाना नहीं चाहिए और वहाँ से लौट कर नहीं आना चाहिए जहाँ तुझे बहुत मान सम्मान दिया जा रहा हो। बात तो सही है। हो गया तेरा, तो
अब मुझे ये बता कि तू चाहती क्या है। देख, हमारी दोस्ती आज से तो नहीं है और तू ऐसे मुंह फुलाकर मत बैठ, समझी ना। बोल, उस दिन क्या कहने आई थी? उस दिन जो मैं कहने आई थी उस बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्या कहने आई थी तू उस दिन? अच्छा चल छोड़, चल कुछ खा कर आते हैं, पैसे तो लाई है ना। देख, मैं उस दिन जो तुझसे कहने आई थी उसका रिजल्ट तुझे बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि मैंने उस दिन तेरी बेटी को एक लड़के के साथ पार्क में देखा था। चल मान लिया कि उसकी उम्र है ये लड़का लड़की वाले काम करने के, लेकिन तेरी बहू के पास किस चीज की कमी है? क्या बोल रही है तू? कुछ भी बोल मत। निशा को तो मान भी लूं, लेकिन मेरी बहू नहीं। वो गवार क्या ही लड़के फंसाएगी। अरे मत कर यकीन मुझ पर, लेकिन जब तू सौतेली दादी बनेगी तब तुझे पता चलेगा। अगर तुझे मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो तू मुझसे पूछ ही क्यों रही है? सुजाता जब ये सब सुनती है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। अब सुजाता गुस्से में विमला के साथ अपने घर आती है और अपनी बहू को जोर जोर से आवाज़ें देने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? नाम बता तू मुझे उसका, जिसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है। और तुझे शर्म नहीं आती अपने पति के होते हुए शादी के 4 महीने बाद ही चक्कर चला रही है? और दोनों ननंद भाभी एक ही पार्क में बैठकर अपने आशिक से इश्क लड़ाते रहते हो। ये क्या बोल रही हैं आप माँ जी? ये झूठ है। बोलती है ये धक्के देकर घर से बाहर निकालूं। और कहाँ है तेरी परछाई नक्शे कदम पर चलने वाली तेरी ननंद? फोन लगा उसको, उसे अभी घर बुला। अब पूजा अपनी ननद को कई सारे फोन करती है और लेकिन निशा फोन ही नहीं उठाती और पूजा के फोन पर एक मैसेज आता है। माँ जी, ननद जी फोन तो नहीं उठा रही, लेकिन उनका एक मैसेज आया जिसमें लिखा है मैं अपने राज के साथ जा रही हूँ और मैं उनके साथ ही जीना मरना चाहती हूँ, तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। भाग गई ना तेरी बेटी सुजाता। अगर तूने उस दिन मेरी बात मान ली होती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तुम दोनों मिले हुए हो ना? वो तो गई, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। सुजाता, खुद को संभाल और अपनी बची हुई बहू को भी। मैं कहती हूँ इसका घर से निकलना बंद करवा दे, वरना तेरी बेटी भाग गई ये बात तो दुनिया वाले भूल भी जाएं 4 दिन बाद। अभी नई नवेली आई तेरी बहू अगर भाग गई तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मेरा फोन ले लिया और मैं किसी से बात भी नहीं कर पाई तो मैं तो मर ही जाऊंगी घुट घुट कर। और अब तेरी यही सजा है। तू निशा के नक्शे कदम पर जो चलने लगी थी, तूने एक बार भी नहीं सोचा उसकी परछाई बनने के बाद तेरा क्या होगा। वो तो गई, अब अपने उल्टे दिन गिनना चालू कर दे तू। माँ जी, मुझे ये सब ननद जी ने कहा था कि भैया तो बोरिंग है, किसी अच्छे से लड़कों को क्यों नहीं फंसाती आप, और मैं भी उनकी बातों में आ गई। सुजाता अपनी बहू की एक भी नहीं सुनती और अपनी बहू से उसका फोन ले लेती है, किसी से बात नहीं करने देती और बाहर आना जाना भी बंद कर देती है। चंदनपुर गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान फावड़ा लेकर दोपहर की कड़ी धूप में अपने खेत की जमीन को खोद रहा था। काम करते हुए वो पसीने पसीने हो जाता है। तभी वहाँ से गुजर रहा गांव का सेठ उसकी हालत को देखकर कहता है, मूर्ख सुखिया, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन तेरे इन बंजर खेतों में फसल तो क्या घास भी नहीं उगने वाली। ऐसा क्यों कहते हो सेठ? ले देकर मुझ गरीब के पास यही 4 खेत तो हैं। थोड़ी मेहनत करने से क्या पता जमीन थोड़ी उपजाऊ हो सके। अरे तू बस अपने ही देख, तेरे बाप के रहते ये जमीन खराब हो गई थी। कितनी ही सिंचाई की इन 4 खेतों की तेरे बाप ने, लेकिन जमीनें बंजर की बंजर ही रही। तभी तो 4 खेत होने के बाद भी तू गरीब ही है। सेठ, गरीब हूँ तो क्या अपने इन 4 खेतों से आस छोड़ दूं? सूखे ही सही, पर है तो मेरे ही ना। जब तक जिंदा हूँ इन्हें उपजाऊ बनाने के तरीके ढूंढता रहूंगा। तू गरीब बैल बुद्धि नहीं सुधरेगा। अरे ये जमीन तो किसी को दफनाने लायक भी नहीं लग रही मुझे। तभी वो सेठ वहाँ से चला जाता है और सुखिया फिर से खेत को फावड़े से खोदने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है। सुखिया अपने खेतों में पानी छोड़कर घर की ओर चला जाता है। कुछ देर में थका हारा सुखिया अपने छोटे से मकान में पहुँचता है, जहाँ उसकी पत्नी रमा और उसके 2 बच्चे, बेटी मीना और बेटा सूरज रहा करते थे। रमा सुखिया को पानी देती है। तभी सुखिया कहता है, रमा, बहुत भूख लगी है, खाना बना। हाँ, आज तो बन गया, लेकिन कल बनेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने। अनाज खत्म हो गया है घर में। माँ शांत हो जाइए, बाबा थके हारे खेत से लौटे हैं, उन्हें पानी तो पी लेने दीजिए। अरे तो कौन सा खेत में फसल बोकर आ रहे हैं? कहने के लिए 4 खेत हैं, लेकिन काम एक में भी नहीं।
देखिए, उन बेकार के खेतों में फालतू की मेहनत करने से अच्छा है किसी बड़े आदमी के खेत में मजदूरी कर लीजिए। कम से कम 4 पैसे तो घर में आएंगे ना। अपने खेत होते हुए मैं क्यों किसी के खेत में काम करूँ रमा? क्योंकि आपके गरीब परिवार को आपके वो बेकार 4 खेत 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, न ही आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। मेरी मानिए तो बेच दीजिए उन खेतों को। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बाबा खेत बेचने के खिलाफ हैं। आप जानती हैं ये बात, फिर भी आप ये कह रही हैं। मैं अपने खेत किसी हालत में नहीं बेचूंगा और तुम चिंता मत करो, हमारे हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। ये सब बातें छोड़िए बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सुखिया एक गरीब किसान था जिसके कंधों पर घर के खर्च और 2 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। सुखिया के पास उसके 4 खेत जरूर थे, लेकिन उनमें फसल की उपज नहीं हो पाती थी क्योंकि सारे खेत बहुत पहले ही सूख कर बंजर हो चुके थे। लेकिन सुखिया को लगता था कि वो उनमें सिंचाई और खुदाई करके उसे उपजाऊ बना ही लेगा। इसीलिए वो अपने खेतों पर मेहनत किया करता था, जिससे उसकी पत्नी रमा परेशान रहा करती क्योंकि घर में आमदनी आने का और कोई साधन जो नहीं था। अगली सुबह सुखिया फिर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि शाम को पानी से सिंचाई करने के बाद भी उसके खेतों में कोई नमी नहीं है और वो सूखे के सूखे ही रहते हैं। वो निराश होकर घर आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और घर में पैसों की किल्लत के चलते सुखिया आखिरकार गांव के एक बड़े आदमी के खेतों में जुताई की मजदूरी को शुरू करता है। एक रोज जब वो काम के लिए निकल रहा था, तभी उसकी पड़ोसन निर्मला उसे टोकते हुए कहती है, का हो 4 खेतन वाले भैया, सब कुशल मंगल है कि नहीं? अरे क्यों गरीब का मजाक बनाती हो निर्मला बहन? 4 खेत का मालिक दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रहा है बस। अरे इसमें मजाक बनाने वाली कौन बात है? अच्छा, हमरे एजी पूछ रहे थे, आप 2 महीना पहले 5,000 रुपये उधार लिए थे ना, कब लौटा रहे हो? देखो हमको थोड़ी जरूरत है इसलिए पूछ रहे हैं। निर्मला बहन, अभी तुमसे मेरी हालत कहाँ छुपी है? जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हारी उधारी चुका दूंगा, थोड़ा समय दो। देखो सुखिया भैया, जरूरत के बखत पर हमने तुम्हारी मदद की, ऊपर से ब्याज भी नहीं मांगे। बाकी 1-2 दिन में उधारी चुका दो, कहे कि हमको भी पैसे का काम है ना। सुखिया बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और निर्मला अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई। समय बीतता है। सुखिया मेहनत से काम करके एक पैसे जोड़ता है ताकि उधारी लौटा सके। लेकिन तभी उसके बेटे सूरज की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिसके कारण उसकी दवाई और इलाज में पैसे लगते जाते हैं और वो निर्मला के पैसे नहीं दे पाता। कि तभी एक रोज जब वो काम से नहीं लौटा होता, तब निर्मला उसके घर आती है। अरे निर्मला बहन, आप आओ ना, बैठो। बैठने नहीं आए हैं, मुझे तो बस ये बता दो भाऊजी, तुम की पैसे कब लौटाओगे हमको? अरे हमारी परेशानी समझो। निर्मला बहन, नाराज मत हो, अभी सूरज की तबीयत खराब है, पैसों की किल्लत हो गई है, वरना मैं आपके पैसे देने ही वाली थी। अरे पैसे की तंगी है तो 4 खेतन धरे हैं, उनको बेचकर अपनी तंगी काहे नहीं मिटाते? अरे हमको भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करे अब। निर्मला गुस्से में रमा को बहुत कुछ सुना कर चली जाती है। ये सब देखकर उसकी बेटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने बाबा के लौटने पर वो सारी बात उसको बताती है। तभी रमा भी सुखिया से कहती है, सही तो कह कर गई है निर्मला बहन। अरे 4 खेतों में फसलें तो लहराने से रही, कम से कम खेत की जमीन को बेचकर कुछ पैसे तो हाथ आएंगे। और अब भी समझ नहीं आ रहा ना आपको, तो हमें दफनाने के लिए बचा कर रखो अपने खेतों को। रमा की ये बात सुखिया को दुखी करती है और वो अपना फैसला बदलते हुए अपने 4 खेतों को बेचने का फैसला करता है, जिसके लिए वो अपने और पास के गांव के बड़े सेठ और अमीर लोगों से बात भी करता है। लेकिन सूखे खेतों को खरीदने के लिए कोई राजी नहीं होता। एक रोज सेठ अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जिसमें चौंकते हुए वो एक खबर पढ़ता है। 1 महीने के भीतर चंदनपुर गांव को शहर से जोड़ने के लिए हाईवे बनाने की शुरुआत की जाएगी। क्या बात है, फिर तो वहाँ के आसपास की जमीनों को सरकार ऊंचे दामों पर खरीदेगी। 1 मिनट, उस गरीब सुखिया के 4 खेत भी तो मेन सड़क के पास ही पड़ते हैं। अगर मैं उसके सूखे खेत औने पौने दाम में खरीद लूं, तो मुझे 1 महीने बाद उस सूखी जमीन की अच्छी मोटी रकम मिल जाएगी। लेकिन ये खबर सुनकर सेठ से ज्यादा जो खुश होता, वो इस बात से बिल्कुल अनजान था। अगले दिन सेठ
सुखिया के घर आता है और उससे खेतों को खरीदने की बात करता है। लेकिन सेठ 2 दिन पहले तो आपने मना कर दिया था मेरे सूखे खेतों को खरीदने से, तो फिर अब? अरे आपको क्या लेना देना, हम गरीब के सूखे खेत बिक रहे हैं, यही बहुत है ना। अरे सुखिया, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन तेरी ऐसी गरीब हालत देखकर मुझे तरस आ गया, तो मैंने सोचा कोई नहीं, जैसे इतनी जमीन है मेरे पास वैसे 4 खेत और सही। भगवान की दया से पैसों का बहुत धनी हूँ, तो खेत के जो भी पैसे बनते हैं उसे लेकर तेरी हालत में कुछ सुधार आ जाएगा। अपने चारों सूखे खेत बेचकर कुछ पैसे आने के चलते सुखिया सेठ को अपने खेत की जमीन देने के लिए राजी था। साथ ही सेठ से दाम का हिसाब किताब भी कर लेता है। अगले दिन सुखिया अपने खेतों की जमीन के कागजात लेकर खेत पहुंचता है, जहां सेठ पहले से ही अपने नौकर के साथ आया था। सुखिया आखिरी बार अपने चारों खेतों को नजरें उठाकर देखता है और खेत सेठ को बेचने के लिए कागजात पर अंगूठा लगाने को होता ही है कि तभी उसकी बेटी दूर से ही उसे आवाज लगाकर कहती है, बाबा रुकिए। उसके हाथ में वही अखबार होता है और वो दौड़ते हुए वहाँ आती है और सुखिया को हाईवे वाली खबर सुनाते हुए कहती है, बाबा ये खबर कल ही छपी है और ये कोई झूठी खबर नहीं है। काका की चाय की दुकान पर टीवी पर भी मैंने ये खबर देखी थी और सुरेश भैया के फोन में भी इसके बारे में पूरी जानकारी निकाली। बाबा, क्योंकि हमारे चारों खेत इस मेन सड़क से लगते हैं और यही हाईवे बनेगा, इसलिए हमारी जमीन के लिए सरकार हमें अच्छी खासी रकम देगी। तो अब समझा मैं कि क्यों सेठ आप अचानक से खेत खरीदने को राजी हो गए। सेठ की बोलती बंद हो जाती है और सुखिया अपना फैसला बदलकर सेठ को खेत नहीं बेचता और ठीक 2 हफ्ते बाद सरकारी कर्मचारी उसके घर खेतों की जमीन को लेकर पूछताछ के लिए आते हैं और सारी कागजी काम होने के 1 महीने बाद सुखिया को उसके चारों खेतों के बदले एक अच्छी खासी रकम मिलती है और आखिर में उस गरीब के 4 खेत ही उसकी गरीबी को दूर करते हैं। कहते हैं बेटी का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है, पर किशन लाल कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 5 बेटियों का पिता था, जिनकी परवरिश उसने अकेले ही की थी, क्योंकि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी के चलते इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी 5 बेटियां अलग अलग मिजाज की थी। तो आइए मिलते हैं किशन लाल और उसकी 5 बेटियों से। अरे मेरी 5 राजकुमारियों, नाश्ते के लिए फटाफट हॉल में आ जाओ। गुड मॉर्निंग पापा, क्या बनाया है नाश्ते में? तेरे लिए बॉइल्ड सूप और सैलेड, और मन करे तो आलू का पराठा भी चख लियो। आलू का पराठा वो तो मेरा नाश्ता होगा, मैं किसी के साथ नहीं बांटने वाली। इतना कहकर उसकी छोटी बेटी गरिमा फट से सारे आलू के पराठों की प्लेट अपने आगे सरका लेती है। तभी उसकी बाकी 3 बेटियां भी नाश्ते के लिए हॉल में आती हैं। तो उसकी तीसरी बेटी अनाया खाने में अंडे देखकर गुस्से से कहती है, पापा ये उबले हुए अंडे मेरे सामने क्यों रखे हैं? आपको पता है ना मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे उबले हुए अंडे में से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वैसे भी तेरे सामने रखे ही तो हैं, तुझे खाने नहीं है। दीदी, जो चीज मुझे पसंद नहीं मतलब नहीं पसंद, वो मुझे दिख भी जाती है तो गुस्सा आने लगता है बस मुझे। अरे अनन्या बेटी, शांत हो जा। 1000 दफा समझाया है कि इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल नाश्ता कर आराम से। पापा, आप इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो? मतलब ये पोहे ना एकदम परफेक्ट बना है, चटपटा और स्वादिष्ट। हाथों से मेरी बच्ची, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है ये बता। पापा, आप क्या खाने के टाइम पर पढ़ाई की बात लेकर बैठ गए? और आप खड़े क्यों हो? बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए ना। अपनी 5 बेटियों को खाते देखकर ही मेरा पेट भर जाता है बस। काश ऐसे ही इस छुटकी गरिमा का भी पेट भर जाता। छोटी सी है लेकिन इस छोटी सी उम्र में 5 पराठे डकार जाती है। दीदी देखो, मेरे खाने पे नजर मत लगाओ। हाँ दीदी, मत लगाओ नजर। कहीं इस चक्कर में 2-4 पराठे ज्यादा खा लेगी तो पापा को बेकार में मेहनत करनी पड़ जाएगी। आरुषि के इतना कहते ही सभी हंसने लगते हैं और कुछ देर में सुरभि अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। तो आरुषि, अनन्या और वर्तिका कॉलेज चली जाती है और गरिमा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकल जाती है। और किशन लाल खाने की टेबल साफ कर ही रहा था कि तभी उसका नौकर कालू आता है और उसके हाथ से कपड़ा लेकर कहता है, मालिक आप काहे कर रहे हैं ये सब? हम आ गए, हमें करने दीजिए। मुझे लग ही रहा था आज तुझे आने में देरी हो जाएगी, इसलिए मैंने बच्चों के लिए खाना खुद ही बना लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात है मालिक, आप बेबी जी के लिए हमेशा खुद ही खाना बनाते हैं। जाइए आप नहा धो लीजिए, हम लंच तैयार कर देते हैं। किशन लाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला जाता है
किशनलाल एक बहुत बड़ी कंपनी में 35 सालों से मैनेजर के तौर पर काम करता था। अच्छी पोस्ट और बेहतर काम की वजह से उसकी कमाई भी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, कंपनी में सब लोग उसकी इज्जत करते। किशनलाल कंपनी में जितनी मेहनत से और जिम्मेदारी से काम करता, उतना जिम्मेदारी से वो अपनी 5 बेटियों की परवरिश भी करता। एक रोज शाम के समय गरिमा किशनलाल से कहती है, पापा सुनो ना। क्या हुआ, भूख लगी है क्या? क्या गरिमा, कुछ देर तो अपने मुंह और पेट को शांति दे दे। दीदी मुझे भूख नहीं लगी, पर मैं पापा से कुछ मंगाना चाहती हूँ। किस खुशी में? तेरा बर्थडे तो अगले महीने है, तो अभी से तुझे क्या चाहिए? आप सब मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगी ना। पहले ही अपने अंदाजों और सवालों की पोटली बोलना शुरू हो जाते हो आप। हाँ तो अब बोल भी ले। हाँ तो पापा, मैं कह रही थी कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। क्यों? मतलब मैं 15 साल की होने वाली हूँ, मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी चाहिए फोन। चुप कर, मुझे मेरा पहला फोन कॉलेज में आने के बाद ही मिला था। अरे इसकी उम्र में तो मैंने बस पापा के हाथ में फोन देखा था। अरे शांत हो जाओ तुम लोग। गरिमा को फोन मिलेगा, लेकिन तब जब वो 10वीं में अच्छे नंबर लाएगी। फिर तो मिल गया फोन। पापा, मना करना है तो सीधे मना कर दो ना, ये बहाने क्यों बना रहे हो? और वैसे भी मैं अभी थोड़ा ना फोन मांग रही हूँ आपसे, 1-2 महीने बाद आप दे देना। आजकल के जमाने में वैसे भी सारे काम फोन से ही होते हैं, आपको क्या पता। मैं अब बच्ची नहीं रही, मुझे भी फोन चाहिए। बस कर अभी, सुरभि दीदी यहाँ नहीं है, वरना तेरे कान मरोड़कर तुझे अच्छा सा लेक्चर देती फोन मांगने पर। तभी सुरभि घर लौटती है और गुस्से में अपना बैग सोफे पर पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। उसका मूड खराब देखकर किशनलाल कुछ देर में उसके लिए खाना लेकर कमरे में जा रहा था, तो देखता है कि सुरभि कमरे में रो रही है। तभी वो उसके सर को सहलाते हुए कहता है, पापा को नहीं बताएगी कि किस लिए रो रही है तू? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही कभी कभी लगता है कि माँ होती तो सही रहता, वो मुझे समझती, मैं अपने दिल की बात उनसे कह पाती। मैं भी यही सोचता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों को उसकी कमी कभी महसूस ना हो। तू मुझे नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन खाना खा ले बेटी। पापा, आज मैंने इतनी मेहनत से फाइल तैयार की, उसे प्रेजेंट किया, लेकिन मेरी सीनियर ने मुझे कोई शाबाशी नहीं दी। बेटी तो ऐसे निराश नहीं होते, हिम्मत मत हार तू, बस मेहनत करती जा। तेरे सीनियर की शाबाशी तय नहीं करेगी कि तेरा काम अच्छा था या नहीं, इसलिए काम करो, फल की चिंता नहीं। इतना कहकर वो अपनी बेटी के आंसू पोंछता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। समय बीतता है और गरिमा का जन्मदिन आता है, जिसे उसका पूरा परिवार मिलकर धूमधाम से मनाता है। साथ ही किशनलाल उसे उपहार में फोन भी लाकर देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सब ठीक चल रहा था। एक रोज कालू घर की सफाई कर रहा था, तभी वर्तिका अपना पेट पकड़े कमरे की ओर जा रही थी, तो कालू कहता है, बेबी जी तबीयत खराब है का? नहीं, ठीक हूँ मैं, आप अपना काम करो। तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में जब किशनलाल ऑफिस से लौटता है, तो नौकर कालू उसे वर्तिका के जल्दी घर आने की बात बताता है। तो किशनलाल वर्तिका के कमरे में जाकर देखता है कि वो पेट पकड़े बेड पर बैठी है। तभी वो रसोई में उसके लिए गर्म पानी करके हॉट वाटर बैग तैयार करता है। साथ ही उसके लिए 1 कप कॉफी गरिमा के ट्यूशन से घर आने पर उसके हाथों वर्तिका के कमरे में भिजवाता है। ये लो दीदी, गरम कॉफी और हॉट वाटर बैग, इसे अपने पेट पर रख लो, कुछ आराम मिलेगा आपको। थैंक यू छुटकी, ये पीरियड्स के कारण ना पेट की बैंड बजी पड़ी है, इससे आराम मिलेगा। वैसे तुझे कैसे पता मेरे पेट में दर्द है? मुझे कहाँ पता था, वो तो पापा ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको ये दे दूं। यानी पापा को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है? सच में पापा हम पाचू का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ दीदी, हमारे साथ माँ नहीं है, लेकिन वो हमें कभी महसूस ही नहीं होने देते। इस तरह किशनलाल अपनी बेटियों का ख्याल रखता। एक रोज संडे के दिन सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उसकी पड़ोसन अपने बेटे को लिए गुस्से में वहाँ आती है और उसके बेटे के गाल पर थप्पड़ के निशान होते हैं। अरे बहन जी, आप, क्या बात है? बात ऐसी है भाई साहब, आपकी लड़की बहुत ज्यादा ही तेज होती जा रही है। उसने मेरे लड़के पर हाथ उठाया है। देखिए कैसा चेहरा लाल हुआ पड़ा है मेरे लल्ला का। अरे तो आपके लल्ला के काम ही चाटे खाने वाले हैं। देख रहे हैं कैसे बदतमीजी से पटर पटर कर रही हैं। कुछ संस्कार सिखाइए। मैं भी क्या बोल रही हूँ, बाप से भी कहीं बेटियाँ संभली हैं। माँ होती तो थोड़ी अकल देती इनको। ऐसा है आंटी, ज्यादा तो बोलिए मत, क्योंकि गरिमा ने बताया है कि क्यों उसने आपके लड़के की गाल लाल किए हैं। रास्ते में आपके लड़के ने गरिमा की फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर इंक डालकर उसे परेशान किया है। तो अब आप बताइए कि अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं कि वो लोगों को परेशान करे? बोलिए ना आंटी,
हमारे पापा पर तो आपने बहुत जल्दी उंगली उठा दी। पहले अपनी परवरिश तो देखिए। पड़ोसन की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने बेटे को कान पकड़कर घर ले जाती है। अपनी बेटियों के दिल में अपने लिए इतनी इज्जत और प्यार देखकर किशन लाल की आंखें भर जाती है। सच में बेटियों का बाप बहुत खुशकिस्मत होता है और मैं तो इस दुनिया में बहुत नसीब वाला हूँ, क्योंकि मैं 5 बेटियों वाला बाप जो हूँ। अमन की शादी मेघना नाम की लड़की से होती है। मेघना बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़की थी और अमन काफी सरल स्वभाव का होता है। एक रोज मेघना रसोई में चाय बनाकर अमन के कमरे में लेकर आती है और अमन के हाथों में चाय देते हुए उससे कहती है, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अदरक इलायची वाली गरम चाय पीकर शायद तुम्हें थोड़ी गर्मी आए, वैसे तो तुम बिल्कुल ठंडे हो। अरे रहने दो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे पता है कि मेरी उम्र हो गई है और समय के साथ ढल जाना चाहिए। अब ये चीजें हमको शोभा नहीं देती और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हाय, मैं क्या करूं, मुझे बूढ़ा पति मिल गया। अब तुम भी मान लो कि तुम्हारी भी उम्र हो गई है और हमारे बच्चे भी हो गए। अब हमें उन पर ध्यान देना है, खुद पर नहीं। और तुम भी अब कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। तभी मेघना चाय की प्लेट लेकर रसोई में जाती है और रसोई में प्लेट को पटकते हुए कहती है, और इस बूढ़े को कब पता चलेगा कि मुझे प्यार की जरूरत है, इसकी भाषण की नहीं। जब देखो तब प्रवचन ही देता रहता है और कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना सब चीजों से तंग आकर अपनी दोस्त विमला के यहाँ जाती है। विमला मेघना को देखकर बहुत खुश होती है। विमला चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मेघना चाय का कप लेती है और चाय पीने लगती है कि तभी विमला का पति विशाल वहाँ आता है और विमला को गले लगाकर उसके माथे को चूमता है। ठीक है विमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, और कोई जरूरी बात हो तो फोन कर देना। अब तुम अपने दोस्त को टाइम दो, मैं चलता हूँ। विमला भी विशाल को गले लगाते हुए उससे कहती है, ठीक है, तुम जाओ और तुम अपना भी ध्यान देना। तभी विशाल वहाँ से चला जाता है और मेघना ये सब देखकर विमला के पास जाकर उससे कहती है, यार विमला, तेरा पति तो बहुत रोमांटिक है और तुझसे कितना प्यार करता है। हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू क्यों ऐसा बोल रही है? तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं, मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, बहुत बोरिंग है। और मेरा पति खुद को बूढ़ा बताता है और ना ही खुद कुछ करता है और ना ही मुझे कुछ करने देता है। कुछ समय विमला के साथ बिताने के बाद मेघना अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना के पति अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के साथ उसके घर आता है। मेघना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन अपने दोस्त रोहित के साथ बातें कर रहा होता है। मेघना सभी को चाय देती है और अमन के बगल में जाकर बैठ जाती है। अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के बहुत ही क्लोज होकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर बैठा था। ये सब देखकर मेघना अमन से धीरे से कहती है, देख रहे हो ना जी, कितना प्यार है इन दोनों के बीच। और एक तुम हो, बुढ़ापे का शिकार, जिससे खुद तो कुछ होता नहीं है। कम से कम अपने सफेद बाल ही काले कर लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। तुम्हारे साथ तो कहीं जाने में भी मुझे बेइज्जती महसूस होती है। अरे तुम फिर शुरू हो गई। कम से कम मेरे दोस्तों के आगे तो चुप हो जाया करो। अरे वो क्या सोचेंगे, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। तभी अमन गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अमन को ऐसे उठकर जाता हुआ देखकर रोहित भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि अमन सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। तभी वो उसके पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ अमन, तू ऐसे उठकर यहाँ क्यों आ गया? मैंने सुनी थी उनकी बातें। क्यों मेघना भाभी की बातों को दिल से लगाता है? अरे यार, ये पहली बार का नहीं है। जब देखो तब एक ही बात, तुम बुढ़े हो गए हो, रोमांटिक नहीं हो, प्यार नहीं करते। अरे तुम बुढ़े पति हो, सबका पति प्यार करता है, यही कहती रहती है पूरे दिन। अरे भाई, इन्हीं कारणों से तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज यहाँ आने से पहले तुम ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, इतना बोलना, ये करना, वो करना, इतना क्लेश किया है मेरी पत्नी ने। एक तो मन नहीं था इसको लेकर यहाँ आऊं, लेकिन नहीं लाता तो और क्लेश करती, इसलिए लाना पड़ गया। तो अभी क्यों इतनी देर से चिपक के बैठा था मैं कमीने? इस वजह से ही तो तेरी भाभी ने कलेश किया है। अरे यार, बताया तो मजबूरी है, मजबूरी। और मजबूरी का नाम ही है महात्मा गांधी। और मुझे कोई कलेश करने का ना मन नहीं था, इसलिए उसे चिपक कर बैठा था। कुछ देर में अमन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद भी मेघना अमन से बहुत लड़ती है। कुछ देर में अमन और मेघना अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि दोनों ही बच्चे खेल रहे होते हैं।
अरे ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मा पापा हम दोनों मम्मी पापा बने हैं। अच्छा तो तुम हमारी तरह बने हो। चलो हमें भी देखना है कि तुम दोनों कैसे मम्मी पापा बने हो। जिसने अच्छी एक्टिंग की उसको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है मम्मा। पीयूष और राधा अपने मम्मी पापा की एक्टिंग करने लगते हैं। राधा सर पर चुन्नी रख लेती है और पीयूष अपनी टाई लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। राधा भी अपनी माँ की तरह उसे चाय देने आती है और अपनी माँ की तरह ही पीयूष को चाय देते हुए उससे कहती है, ये लो पियो चाय। उससे ज्यादा तो तुमसे कुछ होगा नहीं। दिन भर बस बैठे रहते हो बुढ़ों की तरह। तुम्हारी जैसा बुढ़ा पति किसी को ना मिले। ओहो राधा, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे ये रोज रोज के टॉर्चर से। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। आखिर मुझे ये बुढ़ा पति क्यों दिया भगवान ने। राधा बार बार पीयूष की इंसल्ट करती जा रही थी और ये चीजें देखकर अमन और मेघना को बहुत ही बुरा महसूस होता है। उनके इस खेल में उनको खुद का चेहरा नजर आता है। मेघना भी ये सब देखकर महसूस करती है कि वो जो भी अब तक करती आ रही है अपने पति के साथ वो कितना गलत है। वही चीजें बच्चे भी देख रहे हैं जिससे उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। तभी मेघना अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, चलो बहुत खेल खेल लिया तुमने ये सब, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। क्या तुम दोनों को कल सुबह स्कूल नहीं जाना? चलो अब जल्दी से सो जाओ। कुछ देर बाद मेघना अपने बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अमन भी मेघना के पीछे जाता है। दोनों अपने कमरे में बैठते हैं कि तभी मेघना उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस व्यवहार का असर बच्चों पर इस कदर पड़ेगा। आप सही कहते थे कि जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, तो अपने पर कम और उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था कब से। और रही बात बुड्ढे की, तो यह समय के साथ एक दिन सबको ही होना है। लेकिन मैंने तुमको कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए। यही तो है तुम्हारा प्यार जो अभी तक मैं समझ नहीं पाई और हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं मेघना, देर से ही सही, पर तुम्हें मेरा प्यार समझ तो आया ना। चलो अब इसी बात पर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं। क्या सच में? अरे आज तो लग रहा है मेरा बूढ़ा पति भी जवान हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अमन मेघना को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है और दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता है। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में आइसक्रीम के कुछ स्टॉल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर अमन को बच्चों की याद आ जाती है और वो उनके लिए आइसक्रीम लेता है। मेघना को भी आइसक्रीम लाकर देता है। तभी मेघना उससे कहती है, नहीं मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मेरा मन नहीं है ठंडा खाने का, आप खाइए। अरे मेघना, कैसी बातें कर रही हो? इतनी रात को खाना खाने के बाद जो मजा आइसक्रीम खाने में है वो और कहाँ है? अब तुम चुपचाप से खाती हो या अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा? अमन अपने हाथों से मेघना को आइसक्रीम खिलाने लगता है। तभी मेघना कहती है, मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। कमला का पति मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गया था कमला और उसके 2 बच्चों को, जिनकी परवरिश करना और खर्च चलाना अब कमला के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती और अपना घर चलाया करती। ऐसे ही एक दिन जब किसी के घर में वो काम कर रही थी तो बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच की प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है और इसकी आवाज सुनकर वहाँ की मालकिन आती है, जो टूटी हुई प्लेट देखकर वो कमला से गुस्से में बोलती है, अरे कलमुही ये सब क्या किया तूने? कांच की प्लेट तोड़ दी? तुझे पता भी है ये कितनी महंगी है? जितने की एक प्लेट है ना उतने में तेरा पूरा घर बिक जाएगा। मालकिन माफ कर देना, गलती से हाथ से छूटकर ये मुझसे टूट गई, आगे से नहीं होगा। क्या कहा? गलती से हो गया? ये बता इसके पैसे कौन देगा? इतनी महंगी प्लेट थी ये, हजारों में कीमत है इसकी। मालकिन मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मैं तो खुद आपके पास काम करके अपने बच्चों को पालती हूँ। ठीक है, फिर इस महीने की पगार में से तुझे मैं 1 पैसा नहीं देने वाली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में 1 पैसा भी नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो। मुझे तुझसे और तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, काम करना है कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझ जैसी हजारों नौकरानी मिल जाएंगी मुझे, लेकिन मैं तुझे इस महीने कुछ नहीं देने वाली हूँ, समझी तू?
इतना कहकर अब मालकिन वहाँ से चली जाती है और कमला रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला अपना काम खत्म करके वहाँ से अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे उसे मिलते हैं और पास में एक पापड़ बेचने वाले के पास कमला को ले जाकर पापड़ लेने के लिए कहते हैं। कमला के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन पापड़ वाले को देखकर वो सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, मुझसे अच्छी तो इस पापड़ वाले की किस्मत है। कम से कम ये किसी और के पास काम तो नहीं करता, खुद का कमाता है और खुद का खाता है, किसी बात की कोई चिंता नहीं। काश मैं भी ऐसा अपना कोई काम कर पाती इस पापड़ वाले की तरह। इतना कहकर अब कमला वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अगली सुबह जब फिर से कमला अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाती है तो उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है और उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर कर देती है, वो भी उसके पैसे दिए बिना ही। ये देखकर कमला रोती हुई घर वापस जाती है और कुछ समय बाद वो खुद से बोलती है, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। वो मालकिन आज नहीं तो कल मुझे घर से बाहर कर ही देती, लेकिन अब मैं और दूसरों के घर नौकरानी बनकर नहीं जी सकती। मुझे भी खुद के लिए कुछ करना होगा, जिससे कि मैं दूसरों के सहारे ना रहूं। क्यों ना उस पापड़ वाले की तरह मैं भी पापड़ बनाकर बेचूं, लेकिन इसके लिए भी तो पैसे चाहिए जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर अब कमला मोहल्ले के एक बड़े से दुकानदार के पास जाती है, जो कभी कमला के पति का दोस्त हुआ करता था। उसके पास जाकर कमला उससे मदद के लिए बोलती है, बिरजू भाई, आज मैं यहाँ आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। आप मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे आपसे मदद मांगना सही लगा। हाँ भाभी जी, कहो ना क्या मदद चाहिए आपको मेरी। अरे मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। बिरजू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, पापड़ बेचने का। क्या कहा, पापड़ बेचने का? लेकिन भाभी जी, आज के समय में भला कौन खाता है पापड़? हमारे जमाने के बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाया करते थे, लेकिन आज के तो सभी लोग चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, अरे यही सब खा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पापड़ जरूर बिकेंगे, इसलिए मैं अपना काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। अरे भाभी जी, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरी पत्नी को जानती है ना। अरे अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको उधार पैसे दिए हैं, अरे तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रखकर आपसे पैसे ले सकूं। है ना आपका घर, आप मुझे घर के कागजात दे दें और पैसे ले जाओ। जब पैसे हो तब वापस ले जाना पेपर। लेकिन बिरजू भाई, ले देकर एक घर ही तो है मेरे पास, जो कि मेरे पति की आखिरी निशानी है। उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वो भी चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे तो मैं कौन सा बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप पैसे ले जाइए और कागज गिरवी रख दीजिए, अब बाद में पैसे देकर कागज ले जाना। अब कमला बिरजू की बातों में आ जाती है और अपने घर के कागज बिरजू के पास रख देती है और वहाँ से पैसे ले जाती है, जिससे वो पापड़ बनाने का सारा सामान भी ले लेती है और फिर पापड़ बनाना भी शुरू कर देती है, जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। और सारे पापड़ बनाने के बाद वो एक स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगती है। पापड़ ले लो पापड़, अच्छे ताजे पापड़, करारे करारे पापड़ ले लो। कमला लगातार ऐसे ही आवाज लगाती है और पापड़ बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस घंटों तक कोई भी उससे पापड़ नहीं खरीदता। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कमला को लगता है कि अब बच्चे उससे पापड़ जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पापड़ नहीं खरीदता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं। अब आखिर में एक बच्चा और उसकी माँ आ रहे थे। पापड़ वाली को देखकर वो बच्चा अपनी माँ से पापड़ लेने की जिद करता है और उसकी माँ कमला के पास जाती है और उससे बोलती है, बहन जी, ये पापड़ कैसे दिया आपने? बहन जी, बस 10 रुपए के 2 हैं, बताओ कितने दूं आपको? 2 पापड़ दे दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए। वो पापड़ लेकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं बचा था और कमला ने पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए ही कमाए थे। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो जाती है और दुखी हुए अपने घर चले जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं
और अपनी माँ से कहते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, जल्दी से खाना दे दो। क्या कहा? खाना? खाना तो नहीं है। मैं सुबह से स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेच रही थी, तो घर में कुछ नहीं बना पाई। माफ कर देना बच्चों। कोई बात नहीं माँ, हम पापड़ ही खा लेंगे। वैसे भी मुझे पापड़ बहुत पसंद है, आप भी खाइए। मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। कब तक बहाना करती रहूंगी और इन्हें भूखा रखूंगी? यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कमला ने जहां अपनी पहले दुकान लगाई थी वहां ना लगाकर दूसरी जगह अपनी पापड़ की दुकान लगाती है। किस्मत से उसके पापड़ों की वहां पर काफी बिक्री हो जाती है और इस बात से कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना देती है। अब हर दिन कमला स्कूल के बाहर जाकर पापड़ बेचा करती थी। एक दिन स्कूल के बाहर बैठकर चौकीदार कमला को वहां से ये कहकर भगा देता है कि स्कूल वालों ने कमला को बाहर पापड़ लगाने के लिए मना किया है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे आने से पहले पापड़ लिया करते थे और जाने के बाद भी पापड़ लिया करते थे, इसलिए कमला को वहां से भगा दिया जाता है। कमला परेशान और हताश होकर एक पेड़ के नीचे अपने पापड़ लिए बैठ जाती है, जहाँ पर एक आदमी आता है और कमला से बोलता है, क्या वही पापड़ वाली हैं जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी? हाँ साहब, मैं वही पापड़ वाली हूँ जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ पापड़ नहीं बेचूंगी। आप चिंता मत कीजिए। हम भी नहीं चाहते कि आप यूं ही स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेचें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने घर पर बैठ के हमारे लिए पापड़ बनाएं। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए पापड़ बनाएं। हमारा पापड़ का बिजनेस है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमें इसके लिए एक अच्छी पापड़ बनाने वाली चाहिए और हमने सुना है कि आपके पापड़ बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? साहिब, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो जरूर आपके लिए पापड़ बनाऊंगी। इससे तो मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ठीक है, आप आज से ही हमारे लिए काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको पापड़ बनाने का एडवांस दे देता हूँ और आप काम पर लग जाइए। अगले ही दिन से कमला एक बड़ी कंपनी के लिए पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर पाती है।